Good morning and welcome. We are going to start first chapter of business law. And our chapter name is Evolution of Indian Companies Act 2013. The Indian Companies Act regarding its the evolution. So in that we have to see in first chapter we are going to see nature, feature, incorporation of companies. So we are seeing characteristics of कंपनी या उसको एडवांटेजेस भी बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन का. देन डिसएडवांटेजेस, लिफ्टिंग कॉर्पोरेट वेल, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. कंपनी फॉर्म करने के लिए विच डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड वो हम इसमें देखेंगे. एंड अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं देन व्हाट विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं. ओके, so these all are covered under chapter 1, nature, feature and nature, feature of incorporation of companies. Let's see one by one. So for that we should know the meaning of the word company. Okay, तो देखो कंपनी क्या बोला, इट इज अमालगमेशन ऑफ टू लैटिन वर्ड है. एक है कॉम और दूसरा है पनीज. कंपनीज है ना. तो कॉम मीन्स टुगेदर विथ, एक दूसरे के साथ, या टुगेदर विथ और टुगेदर. और पेनिस मतलब ब्रेड. तो हम हु टुक देयर मील्स टुगेदर, उनका ग्रुप जो एक साथ मील्स लेते हैं. मील्स मतलब वही लंच डिनर दोनों हो गया ना, या ब्रेकफास्ट, सब मील्स जो एक साथ लेते हैं उसका ग्रुप, दैट इज कंपनी. हम बोलते हैं ना मुझे कंपनी दे दे, यहाँ जा रहे हैं मुझे कंपनी दे दे, ये कर रहा है कंपनी दे दे. तो यही कि हमें साथ देना है ना, तो वो कंपनी. ओके, ठीक है. तो कंपनी अभी ये हमें अपने ले मैन लैंग्वेज में हम कंपनी वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं वो हमने देखा. अभी हमें देखना है इन लीगल लैंग्वेज डेफिनेशन ऑफ कंपनी. सेक्शन 2, तो हमें मालूम है जो भी डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 में ही होते हैं. और ये सब सेक्शन डिफाइन करता है कि किसका वो डेफिनेशन है. ओके, तो सो वर्ड डेफिनेशन के लिए सेक्शन 2 और ये 20 जो है वो कंपनी के लिए है. तो कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, मीन्स कंपनी एक्ट, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. इस एक्ट के पहले जो कोई कंपनी लॉ था उसके अंडर. ओके, तो उसमें इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर. तो ये है डेफिनेशन. देन 1956 का डेफिनेशन में क्या दिया है देखो. अ कंपनी formed and registered under this act or an existing company. 1956 के अंडर जो कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर हुई है या फिर अभी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो, उसको क्या बोला जाएगा, कंपनी बोला जाएगा. एंड एग्जिस्टिंग कंपनी मीन्स फॉर्म्ड एंड रजिस्टर अंडर, उसके पहले जो लॉ था उसके अंडर जो रजिस्टर हुई है वो कंपनी. राइट, तो डेफिनेशन वैसे तो सेम ही है. ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा कंप्रेस करके दिया है, डायरेक्टली प्रीवियस कंपनी लॉ, और यहाँ लिखा है एग्जिस्टिंग कंपनीज. और उसका मीनिंग क्या है, जो प्रीवियसली कंपनी लॉ के अंडर फॉर्म एंड रजिस्टर्ड हो गई है. ओके, तो देखो ये ओल्ड एक्ट था कंपनी एक्ट 1956 और ये अभी का रिसेंट एक्ट है 2013. तो इसमें देखो सेक्शन किसके किसके लिए है. सेक्शन 220 अभी हमने देखा कंपनी डिफाइन किया है, और 1956 में सेक्शन 3(1) में डेफिनेशन दिया है.
तो प्रीवियस कंपनी कहाँ पे है, सेक्शन 267। और प्रीवियस कंपनी के लिए यहाँ पे क्या वर्ड था, एग्जिस्टिंग कंपनी, सेक्शन 3 के 2 में ही एग्जिस्टिंग कंपनी। देन 68, सेक्शन 268 के डेफिनेशन है प्राइवेट कंपनी, और 71 का डेफिनेशन है पब्लिक कंपनी। और यहाँ पे सेक्शन 3 में ही सब सेक्शन 3 प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन है, और सेक्शन 3 में सब सेक्शन 4 है पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन। ओके, नाउ विल सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स या भी वही एडवांटेजेस है। तो पहले हम रीड करते हैं सब एक साथ। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड। देन कंपनी लीगल पर्सन है, कंपनी का पर्सनैलिटी जो है उसको कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी बोला जाता है। देन कंपनी का लायबिलिटी भी होता है, कंपनी का एसेट लायबिलिटी दोनों होता है। देन कंपनी परपेचुअल सक्सेशन तक चलती है, लॉन्ग टर्म उसका सक्सेशन रहता है। देन होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी, कंपनी प्रॉपर्टी होल्ड भी कर सकती है, सेल भी कर सकती है, डिस्पोज। देन शेयर्स जो ट्रांसफरेबल है, तो आपको सबको मालूम है अभी शेयर मार्केट में शेयर एक दूसरे को बेचे जाते हैं, खरीदी जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र। देन कंपनी का अपना ओन सिग्नेचर है, जैसे हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो हम उस पर अपना साइन करते हैं, जिसके लिए भी हम एग्री होते हैं। तो कंपनी तो आर्टिफिशियल है, कंपनी साइन नहीं कर सकती है, तो कंपनी का सील होता है। देन कंपनी कैन sue एंड बी sued, कंपनी किसी पे भी केस कर सकती है और कोई भी कंपनी पे केस कर सकता है। तो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलेंगे और एडवांटेजेस भी बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया है। यस बच्चों? Yes, ma'am. यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो थोड़ा चैट बॉक्स का यूज़ करो, सबको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज मुझे ही सिर्फ आवाज़ आता है। हाँ, यस बच्चों, चैट बॉक्स में जो भी बोलना है चैट बॉक्स का यूज़ करो। ओके। हाँ, तो अगर कुछ नहीं समझा तो ये टॉपिक में स्टॉप करूँगी, तो आपका क्वेश्चन जो भी रहेगा वी विल टेक दैट क्वेश्चन। ठीक है? तो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेटेड का मीनिंग क्या है बच्चों? यस, इनकॉर्पोरेटेड का मीनिंग क्या है? यस, हरी, हरिका, केशव, शुभांगी। इनकॉर्पोरेटेड मीन्स यस, यस कैप, रजिस्टर, यस नेहा। तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी लॉ के अंडर, जैसे 1956 है, 2013 है, उसके अंडर कंपनी फॉर्म होती है और रजिस्टर्ड होती है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होता है। तो कंपनी जो रजिस्टर्ड होती है या फॉर्म होती है, तो उसको ऐसा आइडेंटिटी दिया जाता है, लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, या फिर अनलिमिटेड कंपनी, तो ये आइडेंटिटी दिया जाता है। ओके, नंबर दिया है देखो, अगर 1% कंपनी है, मेंबर कितने होने चाहिए, है ना, तो 1% कंपनी है, मिनिमम नंबर, 1% मीन्स वही मिनिमम भी 1, मैक्सिमम भी 1, मैक्सिमम नंबर नॉट एप्लीकेबल, मतलब क्या, वही 1 ही रहेगा। प्राइवेट कंपनी है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। पब्लिक में मिनिमम 7 और पब्लिक कंपनी है, इसीलिए उसको मैक्सिमम अनलिमिटेड रहेगा। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो इसेंशियल होता है। प्राइवेट के लिए तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों भी इसेंशियल है, बट ये मिनिमम जो है, अगर वो मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो वो कंपनी उस नाम के साथ अगर रजिस्टर है तो उसको लॉफुल नहीं बोला जाएगा, ये ध्यान में रखो। ठीक है? देन नेक्स्ट है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो कंपनी जो है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, लीगल पर्सन।
है ना। तो कंपनी पर्सन तो हो जाए, कंपनी को पर्सन बोला जाता है, बट वो रजिस्टर्ड होती है तो उसको लीगल स्टेटस मिल जाता है। और क्या बोला है कि वो आर्टिफिशियल है, इंडिविजुअल जैसा वो नेचुरल नहीं है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग, हम नेचुरल पर्सन है ना, तो कंपनी लीगल पर्सन है और उसको क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। क्लियर। और हम लोग जो है वो हम नेचुरल पर्सन है। यस नील, वेरी गुड। नील ने शॉर्टकट में बता दिया है नंबर ऑफ मेंबर्स। वेरी गुड नील। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन समझ में आ गया। देन इंडिपेंडेंट कॉरपोरेट पर्सनैलिटी। तो देखो ये पर्सन है, आर्टिफिशियल है बट पर्सन तो है ना, तो उसको पर्सनैलिटी है, कॉरपोरेट पर्सनैलिटी है कंपनी को, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब वो आर्टिफिशियल है, फिर भी उसको अपनी खुद की पर्सनैलिटी है। कंपनी चलाने वाले अलग होते हैं और कंपनी खुद एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती है। इसको ही बोला जाता है इंडिपेंडेंट कॉरपोरेट पर्सनालिटी। क्लियर। और जो कंपनी चलाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी नहीं बोला जाता है। तो जो लीगल पर्सन है उसको ही कंपनी बोला जाता है, उसको ही उसकी पर्सनैलिटी बोला जाता है। और वो उसको कंपनी को चलाने वाले से वो अलग होती है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट कॉरपोरेट पर्सनैलिटी। तो देखो यहाँ पे लिखा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। कंपनी ऑन रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद ही वो उसको पर्सनैलिटी, क्योंकि वो लीगल पर्सन बन जाता है ना। ऑन रजिस्ट्रेशन हैज सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन विच इज़ डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेंबर्स। मेंबर्स कौन, जिन्होंने कंपनी एस्टेब्लिश किया है। क्लियर। ओके, तो इंडिपेंडेंट कॉरपोरेट पर्सनैलिटी है। नेक्स्ट यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, केस लॉ दिया है, देखो। सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन एंड कंपनी। तो ये केस लॉ जो है वो बहुत ही फेमस केस लॉ है रिगार्डिंग कंपनी का इंडिपेंडेंट कॉरपोरेट पर्सनैलिटी बताने के लिए। तो हम ये थोड़ा केस लॉ भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये देखो, मिस्टर सालोमन। केस लॉ क्या है देखो, ईयर देखो, 1897 का है ये केस लॉ। ठीक है, तो ये फेमस केस लॉ है सालोमन। ये सालोमन आपको दिख रहा है, तो सालोमन ये किसी का नाम है। ठीक है, और यहाँ पे है सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड। तो अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखा था ना, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, या फिर अनलिमिटेड। ऐसा रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी को आइडेंटिटी मिल जाता है। तो ये जो कंपनी सालोमन ने ही एस्टेब्लिश किया है, तो उसका नाम उसने दिया है सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो ये केस लॉ है 1897 का। तो देखते हैं ये सालोमन कौन है। देखो, सालोमन जो है वो शू मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहा था ऑन प्रोप्राइटरशिप बेसिस। प्रोप्राइटरशिप बेसिस मतलब क्या बोलेंगे हम, सिंगल ट्रेडर, सोल ट्रेडर, है ना। तो वो प्रोप्राइटर ही, खुद ही प्रोप्राइटर था, तो शू मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहा था। देन उसने कंपनी एस्टेब्लिश किया, देखो। ठीक है, प्रोप्राइटर मतलब ओन था, अपना ही बिजनेस चला रहा था, शू मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, फिर उसने एक कंपनी एस्टेब्लिश कर दिया। और उसने क्या किया, अपना जो बिजनेस है वो कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, राइट। और उसने अपने बिजनेस का वैल्यूएशन लगाया 30,000 यूरो। देखो, उसका खुद का बिजनेस था, देन उसने एक कंपनी एस्टेब्लिश किया और अपना ही बिजनेस उसने कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे लिखा है सोल्ड हिज बिजनेस। तो उसके बिजनेस का वैल्यूएशन उसने लगाया 30,000 यूरो। और वो 30,000 यूरो अगर उसने कंपनी को दे दिया है, तो उसको रिटर्न में क्या मिला, देखो, 20,000 का इक्विटी शेयर और 10,000 का डिबेंचर।
यहाँ तक समझ में आया सबको बच्चों? यस, ये पॉइंट समझ में आ रहा है तुमको? सोलोमन ने अपना बिजनेस कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। उसके बिजनेस का वैल्यू था 30,000 यूरो, और वो 30,000 का उसने कैसे बाइफर्गेशन किया देखो, 20,000 का इक्विटी शेयर और 10,000 का डिबेंचर। ओके, आगे क्या हुआ है देखो, वो कंपनी के जो मेंबर थे, 7 मेंबर बोला है, वो सोलोमन, उसकी वाइफ 2 हो गए, देन उसके 4 सन और एक डॉटर, ऐसे 7 मेंबर थे। ओके, देन आफ्टर सम टाइम वो कंपनी जो है वो वाउंड अप कर दी गई, बंद कर दी गई। देन आप वो कंपनी वाइंड अप करने के बाद आप एसेट रियलाइजेशन का अकाउंट करते हो ना, जो भी सेल, कंपनी सेल करने के बाद जो एसेट रियलाइज होता है, तो वो कैसे बाइफरगेट करना है, किया है ना ये आपने अकाउंट? यस बच्चों, एसेट रियलाइजेशन आई थिंक अभी है ना आपको एसवाई में? यस नेहा, तो पहले किसका अमाउंट रिलीज करना है? यस बच्चों, अगर हम कंपनी सेल करते हैं तो किसका अमाउंट हमें पहले रिलीज करना है, या क्या करेंगे, रीपेमेंट करना है? यस, किसको देते हैं पहला हम? यस, जो भी सिक्योर्ड किया हुआ रहता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, आउटसाइडर। देखो ऐसा नहीं होता है बच्चों, जो सिक्योर्ड किया हुआ होता है ना उसको पहले देना है। यस, जो सिक्योर्ड अमाउंट किया होता है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो सिक्योर्ड वाले पहले, बाद में बाकी का फिर क्या बोलेंगे, हायरार्की लगाया जाता है। ओके, तो इसने क्या किया था देखो, कंपनी वाउंड अप हो गया फाइनेंशियल डिफिकल्टी की वजह से, और जो भी सेल किया तो उसको 6,000 यूरो मिल गया। हाँ, एसेट रियलाइज देखो 6,000 यूरो, और लायबिलिटीज था 10,000 का, राइट? और उसने अपना सिक्योर्ड क्रेडिटर किया था, उसने देखो 10,000 का डिवेंचर है, राइट? तो उसने सिक्योर्ड क्रेडिटर किया था 6,000, while the liabilities 10,000 to Solomon as a secured creditor and 7,000 to outsiders who were unsecured creditors. Clear? ये secured है 10,000 और ये 7,000 जो है unsecured है। ओके, तो पहला प्रायोरिटी किसका एक्सपेंसेस क्लियर किया जाएगा? यस, किसका पेमेंट किया जाएगा, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड? यस, पहले पेमेंट किसको किया जाएगा, सिक्योर्ड को या अनसिक्योर्ड को? यस नेहा, नील, सिक्योर्ड को। और सिक्योर्ड किसका लोन था? यस, सिक्योर्ड लोन किसका था? सोलोमन का, राइट? तो फिर पैसा किसको मिलेगा, कंपनी सेल करके, एसेट रियलाइज करके जो भी अमाउंट मिलेगा सोलोमन को मिलेगा। ऑब्वियसली जो आउटसाइडर है वो क्या बोलेंगे, इसका कंपनी है इसीलिए उसने अपना पैसा निकाल लिया, ऐसा ही सोचेंगे, राइट? तो उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट में केस करने के बाद ये देखो यहाँ पे उसका वर्डिक्ट आया है। कोर्ट ने क्या डिसीजन दे दिया, कंपनी ऑन इनकॉर्पोरेशन, कंपनी उसने रजिस्टर करवाया था, तो कंपनी का डिफरेंट पर्सनैलिटी है फ्रॉम दी सब्सक्राइबर। जो सब्सक्राइबर है उसको छोड़ के कंपनी का खुद का पर्सनैलिटी है, राइट? तो आइडेंटिटी ऑफ द सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर कौन है कंपनी का, वो इममटेरियल है, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा। तो सोलोमन जो है, मिस्टर सोलोमन, ये एक पर्सन है, तो कंपनी, इसका जो क्रेडिटर है वो सिक्योर्ड है,
इसका जो लोन है वो सिक्योर्ड है, तो इसको ही फर्स्ट पे किया जाएगा, और वो सिक्योर्ड फुलफिल होने के बाद ही अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे किया जाता है। क्लियर? ये केस लॉ समझ में आ गया? नेक्स्ट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी भी होती है। तो कैसा होता है, देखो अभी हमने देखा था कंपनी बीइंग अ सेपरेट पर्सन, उसका एसेट भी होता है और लायबिलिटी भी होता है। तो लिमिटेड बाय शेयर, देन कहा गया दूसरा लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरा क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो 3 टाइप का लायबिलिटी होता है। देन परपेचुअल सक्सेशन, मतलब उसका लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस रहेगा। ओके, इट वुड नॉट सीज टू एग्जिस्ट इवन ऑल मेंबर डाई, कंपनी के मेंबर सब डाई हो गए, डेथ हो गया, फिर भी कंपनी का एग्जिस्टेंस कंटिन्यू रहेगा। इट इज कॉल्ड परपेचुअल। देन नेक्स्ट है होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। कंपनी प्रॉपर्टी होल्ड भी कर सकती है और सेल भी कर सकती है अपने नाम पे। देन ट्रांसफरेबिलिटी, मतलब बाय एंड सेल, है ना। शेयर्स आर इजीली ट्रांसफरेबल, एक ओनर से दूसरे ओनर तक जाता है सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन से। देन कॉमन सील, तो कंपनी को तो फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, आर्टिफिशियल है वो, तो वो जो भी फंक्शन करती है वो थ्रू दी डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं। तो कंपनी का फिर वहाँ पे क्या काम है, कंपनी अपना कॉमन सील यूज़ करती है और फिर कंपनी ने उसको एक्सेप्टेंस दिखाया जाता है जो भी कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टर्स एंटर करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। ओके, देन मे स्यू एंड बी स्यूड, तो कंपनी पे कोई भी केस कर सकता है, कंपनी भी किसी पे केस कर सकती है। कंपनी हैविंग ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कैन स्यू इन इट्स नेम, अपने नाम से, ओके, टू एनफोर्स एनी ऑफ इट्स स्टैट्यूटरी और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, अपना कौन सा भी राइट यूज कर सकती है। एंड बी स्यूड इन इट्स नेम बाय others if it commit a breach of contract or fail to discharge duties। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करता है या अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज फुलफिल नहीं करता है तो कंपनी उनके नाम पे केस फाइल कर सकती है। अभी डिसएडवांटेजेस क्या है देखो इनकॉर्पोरेशन के। एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज़ होता है, ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन करना है तो बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ एंड एक्सपेंसेस भी इनकर्ड होते हैं। देन कॉरपोरेट वेल, तो वेल वेल किसको बोलते हैं, यस वेल क्या होता है, यस बच्चों, नील, यस बाय गारंटी, अनलिमिटेड एंड लिमिटेड बाय शेयर्स, वेरी गुड। हाँ, ये वेल क्या है बताओ, यस स्टूडेंट। वेल मतलब कर्टन, तो कॉरपोरेट का वेल होता है, कंपनी जो है बाय इट सेपरेट पर्सनैलिटी अपने एक्शन के लिए अकाउंटेबल रहेगी, राइट, क्योंकि पर्सन है, लीगल पर्सन है। बट क्या बोला है, देर इज एन इनविजिबल वेल, एक इनविजिबल वेल है, पर्दा है, कर्टन है बिटवीन द कंपनी एंड मेंबर। तो कंपनी जो एक्ट करती है तो कोई तो ह्यूमन एजेंसी है, वो जैसे कि हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो कंपनी को चलाते हैं, तो वो कंपनी के थ्रू फंक्शन करते हैं, है ना। फिर भी अगर कोई क्या अभी जो हमने बोला कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होता है या कोई इलीगल फंक्शन कंपनी के अंदर हो जाता है तो उसके लिए अकाउंटेबल कौन रहेगा, कंपनी रहती है, राइट। तो फिर ये कॉरपोरेट वेल जो है, तो ये लोग क्या समझते हैं, हाँ कंपनी ने फ्रॉड किया है,
जो भी कुछ फ्रॉड आता है ना कंपनी ने किया है, तो एक्चुअली वो फंक्शनिंग कौन करता है? वो ह्यूमन एजेंसी, लेकिन उसके लिए अकाउंटेबल कंपनी होता है। तो ये कॉरपोरेट वेल जो है इनविजिबल कर्टन है जो कंपनी और डायरेक्टर्स के बीच में है, तो उसको लिफ्ट किया जाता है अगर कुछ फ्रॉड डिटेक्ट करना पड़े रहता है तो। ओके, तो ये कॉरपोरेट वेल भी होता है किसके बीच में? ह्यूमन एजेंसी एंड कंपनी के बीच में। देन नेक्स्ट बोला है कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। तो देखो जो पर्सन होता है, अभी हम लोग पर्सन हैं, तो हम पर्सन जो है जिस कंट्री में है उस कंट्री के सिटीजन होते हैं, राइट? तो वैसे ही कंपनी भी तो पर्सन है, लेकिन वो लीगल पर्सन है, लेकिन वो आर्टिफिशियल होने की वजह से उसको सिटीजनशिप नहीं मिलता है। Okay, is not treated as a citizen under Citizenship Act 1955. Okay, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन है लेकिन सिटीजन नहीं होता है, ये आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए। ओके, तो दीज आर द एडवांटेजेस। अभी ये देखो, अभी हमने बोला था ना लिफ्टिंग कॉर्पोरेट वेल, तो कॉर्पोरेट वेल जो है वो इनविजिबल कर्टन है, वेल है, किसके बीच में है ये? यस, ये वेल किसके बीच में है? यस बच्चों, ये जो कॉर्पोरेट वेल इनविजिबल वेल है, यस, कंपनी एंड मेंबर। वेरी गुड नील। यस ममता, कंपनी एंड मेंबर, वेरी गुड, नाइस। तो कोई अगर फ्रॉड डिटेक्ट करना है तो फिर ये वेल लिफ्ट करना पड़ता है। ओके, ये देखो लिफ्टिंग द वेल किसको बोलते हैं? कहाँ से पढ़ेंगे हम? सपोज एनी commit fraud or improper or illegal act, ये अगर होता है, then since an artificial person company is not capable of doing anything improper, illegal या fraudulent, है ना, ये आर्टिफिशियल पर्सन होने के वजह से ये ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। The veil of the corporate personality might have to be unveil, उसको unveil करने की जरूरत आती है to identify the person who are really guilty, guilty person identify करने के लिए वो veil जो है unveil करना, it is called lifting corporate veil। तो दो सर्कमस्टेंसेस में वो वेल लिफ्ट किया जाता है। एक है कि अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजन, स्टैट्यूटरी मतलब लीगल प्रोविजन क्रिएट होता है कि उसको अभी जो भी है लीगल फॉर्मेलिटी या फिर क्या बोलते हैं हम, सपोज इनकॉर्पोरेशन के जो लीगल रूल्स है तो वो अगर प्रॉपर कॉम्प्लाई नहीं हो रहे हैं तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अंडर वो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया जाता है। या फिर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जुडिशियल मतलब कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ का इंटरप्रिटेशन आ जाता है, तो फिर कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करना ज़रूरी पड़ता है। तो टू सर्कमस्टेंसेस, अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजन, अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन में क्या है देखो, रिडक्शन ऑफ मेंबरशिप बिलो स्टैट्यूटरी मिनिमम। तो स्टैट्यूटरी जो मिनिमम है तो उसके भी बिलो आ जाते हैं, जैसे आई थिंक नील ने बताया था ना। यस, मिनिमम क्या है? अगर हम प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं तो मिनिमम क्या है? यस, फास्ट। यस बच्चों, जो भी कंपनी हमने इनकॉर्पोरेट किया है, यस ज्योति, तो पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7, वेरी गुड। नील 200, वेरी गुड। अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 होना ही चाहिए, वेरी गुड भाविका, केशव, आरती। तो मिनिमम से भी बिलो जा रहा है मेंबरशिप,
तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अंडर फिर वो मतलब मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल नहीं है, फिर भी कोई तो कंपनी रन कर रहा है तो उसको इलीगल माना जाएगा, और फिर वो कॉरपोरेट वेल लिफ्ट करके देखा जाएगा कि कौन ये इलीगल एक्ट कर रहा है। ओके, तो बिलो 2 बिलो 7 पब्लिक कंपनी में और बिलो 2 प्राइवेट कंपनी में। अगर बिलो हो गया है, मिनिमम से कम हो गया है और बिजनेस फिर भी कैरी ऑन किया जा रहा है मोर देन 6 मंथ, आप 6 मंथ से कैरी कंटिन्यू कर सकते हो, अप टू 6 मंथ कि आप वो क्राइटेरिया फुलफिल करो। सपोज मिनिमम यहाँ बिलो 2 है, एक हो गया है, यहाँ सपोज 5 हो गए हैं, तो आप 6 मंथ तक वो बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हो। बट 6 मंथ से ज़्यादा हो गया तो फिर उसको इलीगल माना जाता है। ठीक है, तो फिर कौन बिजनेस चला रहा है? व्हाइल द नंबर इज सो रिड्यूस, एवरी पर्सन who is member of company at the time of business carried and is aware of the fact shall be severely liable for company's debt या फिर contracted during that time। तो आपके मेंबर कम हो गए हैं, उस पीरियड में जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपने एंटर किए हैं तो उसके लिए आपको लायबल समझा जाएगा। ओके, यह है स्टैट्यूटरी। दूसरा है मिस रिप्रेजेंटेशन इन द प्रॉस्पेक्टस। मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है या फ्रॉड किया है प्रॉस्पेक्टस में। ओके, तो मिस रिप्रेजेंटेशन इन द प्रॉस्पेक्टस में अगर मिस रिप्रेजेंटेशन है तो एवरी डायरेक्टर, प्रमोटर एंड एवरी अदर पर्सन जिसको अथॉरिटी दिया था प्रॉस्पेक्टस इशू करने की, वो सब लायबल हो जाएंगे। किसके लिए लायबल रहेंगे? जिन्होंने वो प्रॉस्पेक्टस पे बिलीव करके शेयर्स में सब्सक्राइब किया है, तो फिर उनको उनका जो कंपनी का जो पर्दा है वो लिफ्ट किया जाएगा और पर्सन को अकॉर्डिंगली पेनाल्टी किया जाएगा। क्या लायबिलिटी है देखो, वही punished with prejudice without prejudice to any liability including repayment of debt। okay, then failure to return application money। ये कौन सा एप्लीकेशन मनी है? जो हमने शेयर जो मार्केट में इशू होते हैं ना, जो फर्स्ट टाइम शेयर इशू होते हैं तो उसको अप्लाई करना पड़ता है। ओके, तो जो अप्लाई करते हैं ना तो उसके साथ सर्टन अमाउंट भी पे किया जाता है, उसको बोला जाता है एप्लीकेशन मनी। ओके, तो क्या बोला है देखो, इफ द स्टेटेड मिनिमम अमाउंट, एप्लीकेशन मनी जो बोला था ना, वो स्टेटेड मिनिमम अमाउंट हैज नॉट बीन सब्सक्राइब्ड एंड सम पेएबल ऑन एप्लीकेशन is not received within the period specified therein, then the application money shall be repaid within a period of 15 days from the closure of the issue। इशू का क्लोजर डेट रहता है, तो अगर आपका प्रॉपर सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है, कंपनी के पास प्रॉपर सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो फिर वो एज अ पब्लिक कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकती है। राइट, तो आपका सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा है, तो आपने जब इशू जो मार्केट में इशू लाया था वो क्लोज कर दिया, तो उसके बाद 15 डेज तक आपको एप्लीकेशन मनी रिटर्न करना चाहिए, अदरवाइज पेनाल्टी या फाइन होगा। तो फेलियर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी 15 डेज में देना है क्लोजर डेट के बाद। देन फेलियर टू डिलीवर शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। तो देखो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड क्या है? वेयर अ कंपनी फेल्स टू डिलीवर शेयर या फिर डिबेंचर विद इन 3 मंथ ऑफ अलॉटमेंट या फिर विद इन 2 मंथ ऑफ एप्लीकेशन फॉर
ट्रांसफर। देन जब आपने कोई शेयर ट्रांसफर करने के लिए एप्लीकेशन किया है तो 2 मंथ में आपको वो मिलना चाहिए शेयर सर्टिफिकेट। या फिर आपने शेयर के लिए एप्लीकेशन किया है तो 3 मंथ आपका अलॉटमेंट होने के बाद 3 मंथ में आपको शेयर सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, नहीं मिला तो फिर ये देखो पेनल्टी पर डे। ओके, देन मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ नेम। तो देखो, व्हेन एन ऑफिसर ऑफ कंपनी साइन ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी एनी कॉन्ट्रैक्ट या बिल ऑफ एक्सचेंज या हुंडी या फिर चेक, प्रॉमिसरी नोट और ऑर्डर फॉर मनी, such person shall be personally liable to the holder if the name of company is either not mentioned or not properly mentioned। अगर जिसने भी उस वहाँ पे ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेंशन किए हैं ना, ये सब क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो इस पे अगर जिस पर्सन ने कंपनी के बिहाफ पे जिस ऑफिसर ने साइन किया है और उसने कंपनी का नाम वहाँ पे मेंशन नहीं किया है या फिर उसने कुछ मिस्टेक किया है कंपनी के नाम में, तो वो ऑफिसर उसके लिए लायबल रहेगा। इट इज कॉल्ड मिस डिस्क्रिप्शन। देन नेक्स्ट है होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी जो है उसने इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज अपने पूरे मेंबर्स को, टू इट्स मेंबर्स, द अकाउंट ऑफ इट्स सब्सिडियरी। अपने सब्सिडियरीज का अकाउंट मेंबर्स को डिस्क्लोज करना चाहिए होल्डिंग कंपनी ने। क्या क्या अकाउंट है देखो, बैलेंस शीट का कॉपीज है, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, डायरेक्टर्स के रिपोर्ट है, ऑडिटर्स के रिपोर्ट है। ये सब होल्डिंग कंपनी ने अपने मेंबर को शो करना चाहिए। ओके, कभी कभी क्या होता है, कंपनी होल्डिंग कंपनी जो है ना, तो अपने लिए लॉस दिखाती है और सब्सिडियरी कंपनी को प्रॉफिट में रन करते हैं और कंपनी को बताते हैं कि हम देखो लॉस में चल रहे हैं। फिर उनको जो भी बेनिफिट के शेयर पे डिविडेंड कम देना या ना देना, ये सब वो कर सकते हैं, बट सब्सिडियरी को वो प्रॉफिट में रन करते हैं। इसीलिए क्या बोला है, होल्डिंग कंपनी ने अपने मेंबर्स को सब्सिडियरी के पूरे डॉक्यूमेंट जो है वो व्यू करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए। देन फॉर फैसिलिटेटिंग द टास्क ऑफ एन इंस्पेक्टर टू इन्वेस्टिगेट, जो भी इन्वेस्टिगेट करना चाहता है कंपनी अफेयर्स ऑफ द कंपनी, तो उसको प्रॉपर, उस इंस्पेक्टर को प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए। ओके, एन इंस्पेक्टर में बी अपॉइंटेड फॉर अलीग्ड मिसमैनेजमेंट। अपॉइंट किया जाता है ना इंस्पेक्टर के, अलीग मतलब आरोप किया जाता है मिसमैनेजमेंट चल रहा है या फिर अप्रोसिव पॉलिसी मेंबर्स के लिए अडॉप्ट किया जा रहा है। मेंबर्स को जो भी है, जो अकाउंट डिस्क्लोज करने चाहिए वो नहीं किए जा रहे, तो फिर इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है, तो उसका टास्क फैसिलिटेट होने के लिए असिस्ट करना चाहिए। देन फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में इन ऑर्डर टू ascertain who are the person who are financially interested and also control its decision making, तो ये ascertain करना है। अपॉइंट वन और मोर इंस्पेक्टर्स फॉर इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्टिंग ऑन द मेंबरशिप। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई तो पर्सन है जिसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उस कंपनी में और वो डिसीजन मेकिंग करता है, तो वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए फिर कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करना पड़ता है। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट एंड फ्रॉडुलेंट कंडक्ट, तो क्या बोला है, वेयर द मीडियम ऑफ कंपनी हैज़ बीन यूज्ड, कुछ फ्रॉड करने के लिए या इम्प्रॉपर कंडक्ट करने के लिए अगर कंपनी को यूज़ किया जा रहा है, हम बोलते हैं ना कंपनी के एड में
स्मगलिंग किया जाता है, कंपनी का नाम दिखाते हैं एक और दूसरा ही काम करते हैं, ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो फिर कॉरपोरेट वेल लिफ्ट किया जाता है। देन लायबिलिटी फॉर अल्ट्रा वायर्स एक्ट। अल्ट्रा वायर्स कौन सा है? वही जो हमने मेमोरेंडम में मेंशन नहीं किया है। तो जो मेमोरेंडम में मेंशन किया है वही एक्ट या वही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है, या फिर आपको कुछ दूसरा का उसके आगे उससे भी कुछ एक्स्ट्रा करना है तो मेमोरेंडम चेंज किया जाता है ना, मेमोरेंडम एक्सपांड किया जाता है, तभी अलाउड है। और आपने मेमोरेंडम में कुछ चेंज नहीं किया है और मेमोरेंडम में जो मेंशन नहीं है वो एक्ट करना है तो उसको अल्ट्रा वायर्स एक्ट बोला जाता है, तो अलाउड नहीं है। तो अगर ऐसा समझ में आ रहा है कि कंपनी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है जो मेमोरेंडम में मेंशन नहीं है तो फिर कॉरपोरेट वेल लिफ्ट किया जाता है। कन्वर्जन ऑफ ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, तो प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में उसको कन्वर्जन किया जाता है। तो क्या बोला है देखो, इन केस द पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ऊपर हो जा रहा है या फिर उसका टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से ऊपर हो जा रहा है, देन द ओपीसी will be lifted and will have to mandatorily convert into private or public company। वन पर्सन कंपनी को फिर वन पर्सन कंपनी का अगर शेयर कैपिटल 50,000 क्रॉस कर रहा है या उनका टर्नओवर जो है 2 करोड़ क्रॉस कर रहा है तो फिर उसको प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट करने के लिए ओपीसी का कर्टेन कॉरपोरेट वेल लिफ्ट किया जाता है। देन लायबिलिटी अंडर अदर स्टैट्यूट, तो अदर स्टैट्यूट के अंडर भी कॉरपोरेट वेल लिफ्ट किया जाता है। नाउ ये सब हो गया स्टैट्यूटरी। अभी जुडिशियल में क्या क्या है देखो, कोर्ट का इन्वेंशन कब आ जाता है, इनका कोर्ट कब इंटरवेन करता है वो हमें अभी देखना है। देन ये देखो, फर्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ रिवेन्यू। तो मोस्टली कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है तो रिवेन्यू प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं देखो, असेसी वॉज मिलेनियर अर्निंग ह्यूज इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। तो वो क्या करते हैं और दूसरे कंपनीज एस्टेब्लिश करते हैं 4 प्राइवेट कंपनीज एंड ट्रांसफर्ड हिज इन्वेस्टमेंट टू ईच ऑफ दीज कंपनीज इन एक्सचेंज ऑफ देयर शेयर्स। अगर किसी को मैक्सिमम इनकम हो रहा है तो क्या करते हैं और 4 कंपनीज दिखा के फिर वो अपना जो इनकम है उसको इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं। ओके, तो डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड बाय द कंपनी वाज हैंडेड बैक। ओके, तो here the company was formed by the assessee only as a means of avoiding tax and company was nothing more than assessee itself। तो देखो कंपनी जो है अगर ज़्यादा इनकम हो रहा है तो फिर क्या करते हैं वो लोग, दूसरे कंपनी एस्टेब्लिश करके वहाँ इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं। तो फिर क्या बोला जाएगा कि ये जो कंपनी एस्टेब्लिश किया है जस्ट फॉर अवॉइड टैक्स, तो कंपनी और वो जो पर्सन है जिसने अदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए दूसरे कंपनीज एस्टेब्लिश किए हैं तो वो अलग नहीं, एक ही है। ओके, तो कंपनी सिर्फ रिवेन्यू को प्रोटेक्शन करने के लिए एस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो कोर्ट इंटरवेन करता है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर ऑफ कंपनी। तो एनिमी कैरेक्टर क्या है देखो, तो देखो जो भी कंपनी एनमी हम उसको बोलते हैं जिसके साथ हमारे कंट्री के रिलेशन प्रॉपर नहीं है, तो वो एनमी कैरेक्टर बन जाती है। तो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो इट कैन नॉट बी एनमी, किसी का वो एनमी या फ्रेंड नहीं हो सकता है। तो हाउएवर ड्यूरिंग वार इट बिकम नेसेसरी टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल to see the persons behind as to whether they are our enemies or friend। तो
तो देखो किसी कंट्री के साथ हमारा अगर वार डिक्लेयर हुआ है तो फिर कंपनी जो जैसे कि हम बोलेंगे चाइना के साथ हमारा वार डिक्लेयर। यस, किसका स्पीकर ऑन है? यस, म्यूट करो स्पीकर। हाँ, तो कंपनी का सपोज सॉरी हमारे कंट्री का अगर चाइना के साथ वार डिक्लेयर हुआ, राइट, तो जो भी चाइना की कंपनी हमारे कंट्री में सेटअप की हुई है, एस्टेब्लिश है, तो जो भी इनकम उनको वो जनरेट करेंगे तो हमारे ही अगेंस्ट वार के लिए यूज़ किया जाएगा। वो पैसा तो उनके ही कंट्री में जाने वाला है, राइट। तो इसीलिए उस कंपनी को एनिमी कैरेक्टर बोला जाता है। तो जो भी जब भी अगर वार डिक्लेयर होता है तो ऐसे कंपनी को उनका कॉरपोरेट वेल लिफ्ट किया जाता है और ऐसे कंपनी का एनिमी कैरेक्टर रिवील किया जाता है और कोर्ट इंटरवेन करता है। देन नेक्स्ट है इन केस ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंस। तो जो भी कंट्री इकोनॉमिक ऑफेंस मतलब वही जो फ्रॉड करती है तो उसके अगेंस्ट भी जो एक्चुअल फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनके उनका क्या बोलेंगे हम, पर्दाफाश करना है ना, उनका लिफ्ट दी वेल ऑफ कॉरपोरेट वेल लिफ्ट किया जाता है इकोनॉमिक मनी रिलेटेड ऑफेंस या फ्रॉड। देन वेलफेयर लेजिस्लेशन अवॉइड करने के लिए अगर कंपनी का यूज़ किया जा रहा है, when the sole purpose of formation of new company is to use it as a device to avoid the implementation of labor welfare measure। तो देखो जो भी कंपनी अगर प्रॉपर प्रॉफिट अर्न करती है तो उनको अपने जो भी एम्प्लॉयज़ है तो फिर उनके सर्टन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अगर हमारे यहाँ एम्प्लॉय करते हैं तो फिर हम कंपनी पे लीगल रेस्ट्रिक्शन होता है कि उन्होंने उनके लिए वेलफेयर मेजर्स करना चाहिए, राइट। तो कंपनी जो है दूसरा कंपनी एस्टेब्लिश करती है और यही कि कंपनी का में भी एम्प्लॉयज़ का बाइफर्गेशन करके दिखाते हैं और वही कंपनी का यूज़ किया जाता है टू अवॉइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर वेलफेयर मेजर्स। कि अभी हमें लेबर ही हमारे पास कम है तो उनके लिए वेलफेयर मेजर्स करने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसा डिटेक्ट करने के लिए कॉरपोरेट वेल लिफ्ट किया जाता है। देन टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसको बोलते हैं? डिसोबेइंग ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट का ऑर्डर अगर नहीं माना जाता है तो उसमें भी कॉरपोरेट वेल लिफ्ट किया जाता है। देन प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और improper conduct and fraudulent act। सो कंपनी को फ्रॉड करने के लिए या फिर इम्प्रॉपर कंडक्ट करने के लिए अगर यूज़ किया जा रहा है तो कोर्ट जो है उसका वेल लिफ्ट करती है, पर्दा लिफ्ट किया जाता है कि टू सी who is actually committing fraud or doing misconduct or improper behavior। So this is all about lifting corporate veil in case of judicial interpretation। So today we stop here। Thank you students।